राम राम भाइयों। अब आज थोड़े तुम भाई, जब पिछली वीडियो हमने जो छोड़ी हुई है, क्या चल रही थी हमारी मध्यकालीन इतिहास। ठीक है। अभी कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम है करंट की। आज मैं क्लास लेने वाला था, नहीं मैंने कल ली करंट की क्लास। तो मैं आज देखता हूँ, आज शाम को करंट की वीडियो या कल सुबह मॉर्निंग में ही 2-3 दिन की करंट की एक साथ डाल दूँगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। तो भाई आपका हिस्ट्री का नहीं हो पाया था, इस वजह से आज मैं सोच रहा हूँ हिस्ट्री की क्लास ले लूँ। जो आपका मेडिवल हिस्ट्री चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा, जैसे अभी थोड़ा वैसा प्रीवियस रिव्यू चलते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने गुलाम वंश कंप्लीट कर रहे थे, हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने 2 राजा हम कंप्लीट 2-3 राजा हम कंप्लीट कर चुके हैं सुल्तान। आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे नंबर पे हमने क्या है, उसका दूसरा सुल्तान गुलाम वंश का, जिसका नाम था आराम शाह। तीसरा मुख्य राजा हमने जो किया है वो है इल्तुतमिश, जिसने शमसी वंश की स्थापना की थी, या जिसको हम इलबारी तुर्क वंश भी कहते हैं। अब और आपको ये भी बताया गया था कि 1236 में बताया था, 1236 में आपके इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कैसे कैसे कौन राजा बनता है, क्या बनता है, उसके बारे में बात करता हूँ। पर उससे पहले अगर बात की जाए भाई इल्तुतमिश से अगला राजा कौन बना इल्तुतमिश के बाद, उससे पहले हमें बात करनी होगी इल्तुतमिश के संतानों के बारे में, कौन कौन क्या क्या था। तो आप सबसे पहले हम लिखते हैं इल्तुतमिश का अगर परिवार देखा जाए, इल्तुतमिश के अगर परिवार देखा जाए, इसकी संतानें देखी जाए कौन कौन। सबसे बड़ा इसकी आपकी सुल्तान, ठीक है, सबसे बड़ा आपका जो इसका बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, पहला लड़का। ठीक है। दूसरा है एक लड़की रजिया सुल्तान, या रजिया, आप केवल रजिया लिखे, रजिया नाम सुल्तान तो जब राजा बनती है जब पड़ता है वह। ठीक है। तीसरा आपका आता है रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कुतुबुद्दीन, ठीक है। ये कितने हुए, 4। और एक इसका सबसे छोटा जो बेटा आता है वो बहरम शाह। ठीक है। तो मतलब इसके 5 संतानें थी। अब 5 संतानों का एक बार फिर से नाम लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लेना। नासिरुद्दीन महमूद, रजिया, रुकनुद्दीन फिरोज, कुतुबुद्दीन और बहरम शाह। ठीक है। ये आपके 5 इसके संतानें थी। अब इन 5 संतानों में ही आपकी गद्दी के लिए मारकाट होती है, सारी चीज़ें आप इन 5 इंसानों में ही होनी स्टार्ट होगी। सबसे पहले अगर बात करते हैं भाई आपका कौन राजा बना, भाई अगर बात की जाए किसके बाद कौन राजा बनना चाहिए आपका, हम देखते हैं जो चौथे नंबर का राजा बना इल्तुतमिश के बाद, वो बनता है आपका रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है। इसने आपका क्या काम किया था, जो आपका इल्तुतमिश था। ठीक है। इल्तुतमिश, इसका टाइम पीरियड है 1236 लिखना बस। इसका टाइम पीरियड ये कुछ महीने के लिए 8 या 4-5 महीने के लिए ही राजा बन पाया था, ज़्यादा टाइम नहीं बन पाया। सबसे पहली बात क्या करते हैं इसके बारे में कि जब इल्तुतमिश में ने सबसे पहले ये चाहा था कि उसका जो उत्तराधिकारी बने, उसके बाद कोई राजा बने।
वो किसको चाहता उसने? उसने चाहता अपने सबसे बड़े लड़के नासरुद्दीन नासरुद्दीन महमूद को, उसने उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था कि हाँ भाई ये सबसे अच्छा है, युद्ध कला में भी वो है, आपका प्रशासन को भी अच्छे से समझता है। तो उसने अपनी सत्ता सौंपने का चाह उस रखी थी और उत्तराधिकारी उसको नियुक्त किया था 12, ठीक है। पर आपको मैं बताया था नासरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है 1229 में, ठीक है, जिस मृत्यु के बाद उसने पहला मकबरा बनवाता है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, भारत के अंदर बनने वाला पहला मकबरा, ठीक है। तो उसकी मृत्यु के बाद उसके सामने, इल्तुतमिश के सामने उत्तराधिकारी का सवाल खड़ा होता है कि मैं किसको राजा बनाऊं, ठीक। पर जैसे कि अगर कायदे के हिसाब से देखा जाए, नासरुद्दीन मोहम्मद के बाद उसका जो दूसरा बेटा था फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, कायदे में वो राजा बनना चाहिए था। पर उसको क्या था, इल्तुतमिश को पता था कि फिरोज शाह इतना कैपेबल नहीं है, इतनी योग्यता नहीं रखता कि वो एक प्रशासन को संभाल सके, ठीक है। तो उसने अपनी पुत्री रजिया को गद्दी पर बिठाने का सोचा। उसने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया? रजिया सुल्तान को, ठीक है। अब रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी उसने घोषित किया। घोषित करने के बाद जो वहाँ के तुर्क सरदार थे, उलेमा थे, जो इस्लाम धर्म को मानते थे ज़्यादा, इस्लाम धर्म के धार्मिक गुरु कहा जाता है जिन्हें, उलेमा को, वे सभी सरदार उसके इस फैसले से रुष्ट हो गए, उससे खफा हो गए इल्तुतमिश से कि वो कैसे एक महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है, क्योंकि वो इस्लाम में उनकी शरीयत के ख़िलाफ़ है, ठीक है। इस्लाम के ख़िलाफ़ वो किसी महिला को राजा नहीं बना सकता। अब वो चीज़ आ गई। उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाती है, पर कुछ लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई ये बन जाएंगी। जो उसके साथ के थे 40 वो थे, थोड़ा बहुत मान गए और कुछ नहीं माने। अब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद अब भाई उसने तो कहा था और रजिया सुल्तान वो बननी चाहिए राजा, पर जो वहाँ के तुर्क अमीर थे, जो अमीर लोग थे, सरदार थे, उन्होंने रजिया को गद्दी पे ना बिठाते हुए उसके भाई या इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठाया, ठीक है। इस गद्दी पर बिठाया और गद्दी पर बिठाने का श्रेय किसको जाता है? इनको तो जाता ही जाता है। इसके साथ एक महिला है शाह तुकरान, ठीक है। इस महिला को भी इसको गद्दी पर बिठाने का श्रेय जाता है, क्योंकि ये शाह तुकरान कौन थी? ये आपकी रुकनुद्दीन फिरोज की माँ थी, ठीक है। एक तुर्क दासी थी जिसने इल्तुतमिश से शादी की थी और उससे आपका रुकनुद्दीन फिरोज पैदा हुआ था। अब बात करते हैं भाई, ये तो अपने बेटे के लिए कर रही थी, और ये जिसे कहते हैं मतलब दुष्ट महिला थी। इसके बारे में आपको बताया जाएगा, अभी बताऊंगा कि इसने क्या क्या कांड किए हैं। काम नहीं, इसके तो कांड थे, इसने क्या क्या कांड किए हैं। अब सबसे पहले बात की जाए भाई, अमीरों ने जितने भी लोग थे उनको, मैं रुकनुद्दीन फिरोज का पूरा नाम ना लिखते हुए केवल RF लिख रहा हूँ, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज के जो तो कारण थे गद्दी पर क्यों बिठाया गया, क्योंकि एक तो मैंने आपको बता दिया उसकी माँ, ठीक है। शाह तुकरान बहुत चालाक औरत थी। उसने बहला फुसला कर जितने भी बड़े सरदार थे उनको अपने बस उसमें कर लिया, अपने बेटे के साइड कर लिया। एक कारण रजिया का सबसे बड़ा विफलता का कारण कि वह एक महिला थी, ठीक है। एक कारण इसका गद्दी बैठने का है क्योंकि रजिया एक महिला थी, और एक कहते हैं जिसे आज के हम टाइम पे कहते हैं मीठी छुरी, ठीक है। फिरोज शाह एक मीठी छुरी थी, रुकनुद्दीन आपका एक मीठी छुरी थी। वो कहना भाई किस तरीके से कहता है, जैसे हमारे साइड में कहते हैं कि कोई आदमी अपना काम के लिए किसी के पेट में बट जाता है, पेट में घुस गया,
तो वही चीज़ इनका है कि तुम भाई प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके तुर्कों को, अमीर सरदारों को उसने अपने लालच में फंसा लिया, जिससे वे प्रभावित हुए कि तुम भाई मैं आप जिस तरीके से आप काम कहोगे मैं वही करूँगा, आपसे ऊपर कैसे चला जाऊँगा, इस्लाम धर्म मेरे लिए सबसे ऊपर है। इस टाइप से वे तुर्क सारे इसके ही मान गए। इस तरीके से 1236 में आपका राजा बनता है कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। आपका आरएफ राजा बन जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद पर इसके बारे में भी बात की जाती है, इसने गद्दी पर बैठने के बाद सारी जो बागडोर थी वो बागडोर इसके हाथ में न रहकर किसके हाथ में चली गई? शाह तुर्कान के हाथ में, जो इसकी माँ थी, जो बस इसका एक काम था, ये नाम का शासक था। रियल शासक कौन था इसके टाइम पर? इसकी माँ शाह तुर्कान। ठीक, इसके बाद इसने भाई अपने गद्दी पर बैठने के बाद इसने क्या काम किया भाई? एक युद्ध तो था, तो ये अपनी विलासिता में चूर हो गया, मतलब कहना कि तुम भाई अय्यासियों में चूर हो गया। ठीक है, इसने सारी सत्ता आपकी शाह तुर्कान के हाथ में चली गई थी, आपको बता चुका हूँ। अब जो शाह तुर्कान थी, शाह तुर्कान ने क्या क्या काम किया? शाह तुर्कान ने जितनी भी इल्तुतमिश की और पत्नियाँ थी, ठीक है, और पत्नी जितनी भी बच्चे थे, उन सबको प्रताड़ित करने का काम शुरू कर दिया, ताकि उनमें से कोई उठकर उसके बेटे की सत्ता को चैलेंज ना कर सके। जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान को उसने बंदी बनाकर उसमें कैद खाने में डाल दिया, क्योंकि उसको यह था कि भाई रजिया सुल्तान ही सबसे बड़ा उसका विद्रोह कर सकती है। ठीक है, अब जब फिर एक बार मौका पाकर, ठीक है, रजिया सुल्तान वहाँ से भाग जाती है। ठीक है, रजिया सुल्तान वहाँ से जेल से, कैद खाने से निकलकर भाग जाती है। भागने के बाद यहाँ तक कहा जाता है कि तो इसके भाई आपका कुतुबुद्दीन का आता है, उसकी आंखें फुटवा देंगी वो। अब भागने के बाद जो भाई आदमी थे, भाई किसी ने उसको राजा बनाया, अपने ये बनाया होगा कि भाई वो कुछ काम अच्छे करेगा, तो उसके कुछ पक्ष में भी थे, कुछ विरोध में भी है। जैसा आज नरेंद्र मोदी हमारे वो है प्रधानमंत्री, तो आज कुछ लोग उनके समर्थक है, कुछ उनके विरोधी है। उसी तरीके से फिरोज शाह के समर्थक तो थे, पर उनके साथ साथ उसके कई विरोधी भी थे, जो उसके कामकाज से दुखी थे। तो उन सब की मदद लेने के लिए आपका रजिया सुल्तान कैद खाने से भागती है। भागने के बाद उन सब को मनाने के लिए जो तो उसके खिलाफ थे, उन सब के सामने जब शाम के टाइम की नमाज होती है, मस्जिद में गई। और मस्जिद में जाने से पहले, जैसे मैंने आपको इल्तुतमिश के टाइम पर बताया था कि वहाँ आपका एक परंपरा चलाई थी, जिसको किसी को भी न्याय मांगना हो, वो किस कलर के वस्त्र पहनता था? वो लाल कलर के अपने कपड़े पहनकर जाता था। तो उसी तरीके से वो मस्जिद में गई, जनता के सामने लाल कपड़े पहनकर वहाँ से उनकी सहायता की प्रार्थना की कि आप सभी लोग मेरी सहायता करें, कि जो फिरोज शाह तानाशाही पर उतर गया है, उस चीज़ को उसे उखाड़ फेंके, उसकी सत्ता को उखाड़ फेंके। ठीक है भाई, जनता ने उसको साथ दिया। जनता के साथ देने के बाद नवंबर 1236 में ही नवंबर 1236 में, ठीक है, दोनों माँ बेटों को बंदी बना लिया गया, जनता द्वारा बंदी बना लिया गया और दोनों की हत्या कर दी गई। आपका इस तरीके से रुकनुद्दीन फिरोज की शासन समाप्त होता है। अब इसके बाद आपका जो शासन आता है वो आपका किसके पास आता है? जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, नवंबर 1236 में रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक इनका टाइम पीरियड है, शासनकाल है। इसके बारे में अगर बात की जाए, पहले छोटे छोटे जो मेन सवाल आते हैं। दिल्ली की पहली महिला सुल्तान, ठीक है, दिल्ली की पहली महिला सुल्तान तो आ गई। आपने सभी कहा होगा दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान कौन? पर अगर कहीं आपसे ये पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत की अंतिम महिला सुल्तान कौन, ये सवाल पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत के अंतिम महिला सुल्तान कौन, बताइए।
तो अब सवाल इस तरीके से पूछते हैं कि प्रथम महिला, तो आपकी सब याद करते हैं कि प्रथम महिला सबको पता भी है कि कौन है। तो अब उसी को मॉडिफाई करके क्या करते हैं, वे प्रथम की जगह आपका सवाल में लिख देते हैं अंतिम। तो अब आपका ये सवाल यही बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत की अंतिम महिला सुल्तान कौन, रजिया सुल्तान। प्रथम भी यही है, अंतिम भी यही है। इसी के बाद में अगर एक सवाल ये भी आता है कि भारत देश की अगर बात की जाए, एक सवाल को बस वही है, सवाल का उत्तर एक पर पूछने के तरीके अनेक। अब मैं यहीं आपसे बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ कि सवाल अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भारत की पहली महिला तुर्क शासिका कौन, क्योंकि आपको अगर सवाल पेपर में पूछता है दिल्ली सल्तनत की, तो आपको कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तुक्का मार सकते हो कि हाँ भाई रजिया सुल्तान होगी। पर अगर मैंने सवाल यहाँ इस तरीके से पूछ लिया कि भारत की पहली महिला तुर्क शासिका कौन, तो बताइए, उस पर कुछ बच्चे उसका सही जवाब दे भी देंगे और कुछ उस पर ही कंफ्यूज होकर अटक जाएंगे। तो आपको बस ये याद रखना है, रजिया सुल्तान को ही पहली तुर्क महिला शासिका कहा जाता है। ठीक है, शासिका, पहली तुर्क महिला शासिका भी आपकी कौन है, रजिया सुल्तान ही है। ठीक है, इसके बाद रजिया सुल्तान की बात करें, ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में और क्या क्या बात करें। रजिया सुल्तान को एक जैसे पूछ लेते हैं उपाधि, रजिया सुल्तान को एक उपनाम मिला हुआ था, उस उपनाम का नाम था जमदत उल निस्बा। बस ये याद रखना, जमदत उल निस्बा इसका एक उपनाम था। कि आप पूछते हैं जमदत उल निस्बा की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, या उपाधि किस शासक को किस शासक द्वारा प्राप्त की गई। ठीक है, वो कौन था आपका, रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने ये उपाधि धारण की थी। अब इसके सबसे इंटरेस्टिंग, इसके बारे में सबसे ज़्यादा ये आता है कि पहली बार, मैं बता रहा हूँ, पहली बार किसी राजा के चयन में, मतलब ये बात है किसी राजा को चुनने के लिए जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। आप कह सकते हो कि नहीं भाई इल्तुतमिश के टाइम पर हो सकता है, क्यों इल्तुतमिश पर तो भाई वहाँ से बुलाया था, जनता ने बुलाया था। नहीं, इल्तुतमिश को जनता ने नहीं बुलाया, डायरेक्ट जनता के लिए किसने बुलाया था, अमीर जो तुर्क थे, सरदार थे, उन सरदारों ने, उन्होंने बुलाया था। ठीक है, पर रजिया सुल्तान को डायरेक्ट भारत की, मतलब दिल्ली की जनता ने चुना था। तो अगर सवाल अगर पूछा जाए पेपर में कभी आ जाए कि किस राजा या किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक का चयन सीधे जनता द्वारा हुआ, तो आपकी रजिया सुल्तान का वो चयन सीधे जनता द्वारा हुआ था। अगर सवाल पूछा जाए, ये दो सवाल पूछ सकता है कि अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो निर्वाचन के तहत गद्दी पर बैठा, तो इल्तुतमिश निर्वाचन के तहत। ठीक है, और अगर सवाल पूछता है वह सुल्तान जो जनता द्वारा निर्वाचित था, तो रजिया सुल्तान। अगर केवल निर्वाचन आए तो आपका इल्तुतमिश, अगर जनता द्वारा निर्वाचित आए या जनता ने पहली बार निर्वाचन में भाग लिया एक तरीके से, वो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई रजिया सुल्तान के भाई ने क्या क्या काम हुए, कैसे कैसे इसके सामने प्रॉब्लम आई, रजिया सुल्तान के सामने क्या प्रॉब्लम आई क्या नहीं आई। तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉब्लम आई वो आई इसी के बाप के संगठन द्वारा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी, जो आपकी मैंने बताई थी, चालीसा। ठीक है, चालीसे आपके इल्तुतमिश के सारे अधीन थे, ये आपको सबको पता है।
जिसमें 40 सरदारों का गुट था। अब जो ये चालीसा थी, इल्तुतमिश के बाद इनकी सोच ऐसी थी कि ये चाहते थे कि जो भी राजा बने, ठीक है, जो भी राजा बने वे राजा कौन हो, वो आपका केवल नाम मात्र का राजा हो। अधिकार किसका चले, केवल हमारा ही अधिकार चले दिल्ली पर, वो केवल नाम नाम के लिए हो। जैसा हमारा राष्ट्रपति है, नाम नाम का साइन करने के लिए है देश का, वही काम ये चाहते थे कि तो हाँ राजा केवल नाम नाम का रहे। परंतु क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक, आपका फिरोज शाह कह रहा, आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, वो नाम मात्र का राजा था, पर उसमें जो सारी सत्ता किसके हाथ में चली गई, शाह तुर्कान के हाथ में चली गई। वो गलत हो गया साहब। उन्होंने सोचा महिला है, औरत है, ये आराम से ये मान जाएगी, ये हमारे हाथों की कठपुतली बन के रहेगी, पर ये नहीं रही। ठीक है, ये भी अच्छी शासिका साबित हुई। तो चालीसा और सुल्तान के बीच में, रजिया सुल्तान के बीच में आपसी संघर्ष हो गया। और जो चालीसा के प्रमुख, बात कीजिए प्रमुख जो विरोधी थे, उन विरोधी का नाम सबसे एक आता है, सबसे बड़ा विरोधी आता है निजामुल, जो इस 40 का निजामुल मुल्क जुनैदी, एक नाम यह आता है। एक आता है मलिक सालारी, ठीक है, कबीर खां, ये मेन है कबीर खां। एक आता है कूची, सैफुद्दीन कूची है पूरा नाम, आप शायद तो कूची लिख लीजिए, सैफुद्दीन कूची। और एक आता है जानी, ये राजकुमार वाला जानी नहीं है, ठीक है ना, ये आपका जो मेरठ ज़िले के पास पड़ता है जानी गांव ना, वो है, ठीक है, ये नाम है। ये 5 आदमी थे, 5-6 आदमी थे जो मुख्य विरोधी थे, मतलब जिनकी बागडोर आपके संभाले थे। ये आपका जो, ये सब तो मलिक थे, ठीक है, और ये था आपका वजीर, इसी का वजीर था जो आपका इसके विरोध हुआ। अब विरोध होने के लिए भाई इनको दबाना भी पड़ेगा। भाई अगर कोई राजा है, कोई विद्रोह होता है, विद्रोह होने तभी सफल राजा माना जाता है जब उसके खिलाफ कोई विद्रोह ना हो। तो सबसे जो इसने तरीका अपनाया इस विद्रोह को दबाने का, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका अपनाया। इसने क्या काम किया, जो आपका सालारी था, ठीक है, और कबीर खां था, इन दोनों को चुपके से, इन दोनों से मीटिंग की, ठीक है, रजिया सुल्तान ने, ठीक है, इन दोनों से मीटिंग की और अपने पक्ष में इनसे कहा कि अगर आप मेरा साथ देते हो, ठीक है, मेरा साथ देते हो तो आपको मैं माफ़ कर दूंगी जो आपने, और आपको एक अच्छा पद दूंगी। अगर आप, जो ये 3 बंदे थे, एक तो कौन कौन से, जुनैदी, कबीर खां, जानी, उसने कहा कि आप मेरा साथ दो और इन तीनों को बंदी बनवा दो, मतलब इन तीनों को पकड़वा दो, इन तीनों को वो करवा दो, और आप ये बात हमारे बीच में ही रहेंगी, कहीं किसी आदमी, तीसरे आदमी को पता नहीं चलेगा कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। तब मैं आपको माफ़ करके आपको अपने राज्य में कोई अच्छा पद, जो आपको अच्छा लगे, केवल वो पद आपको प्रदान कर दूंगी आपकी इच्छा अनुसार। भाई दोनों मान गए, ठीक है भाई, मुकाम तैयार है। पर यहाँ जो आपकी रजिया सुल्तान ने यहाँ चालाकी खेली, इन दोनों से कह दिया ये दो समझौता हम किसी के सामने नहीं बताएंगे, पर रजिया सुल्तान ने खुद ही ये पूरा समझौता अपनी जनता के बीच में फैलवा दिया। मतलब कहते हैं ना, एक बात फैला दी, अपना आप ही इसने बात फैलवा दी। अब बात फैलने के बाद क्या हुई, दोनों आदमी डर गए, ठीक है, दोनों आदमी ये डरे और डरे ये भी कि भाई सलारी का भी होगा, भाई हमारा बांधा फूट गया, हम क्या करें। और ये डर गए कि इन्होंने हमें धोखा दे दिया, हमारी सारी चालें इन्हें पता है, ये हमें मरवा देंगे अब, ठीक है। तो अब हुआ क्या, जो आपके सैफुद्दीन कूची, कहाँ गया, हाँ मैं इनमें कूची का नाम नहीं लिख पाया, सॉरी, हाँ
जो आपका कूची था और ये जानी थे, ये दोनों सबसे ज़्यादा डर गए। ठीक है, डरे और डर के वहाँ से भाग गए, मरे नहीं है, भाग गए। परंतु जो आपका सालारी था, सालारी ने किसको पकड़ा? कबीर खां। कबीर खां भागने वाला था, कबीर खां को इसने पकड़ के मरवा दिया। ठीक है, और वजी आपका जो जुनैदी था ये भी भागा और भाग के ये भी मारा गया। ये दोनों तो आपके मारे गए। ठीक है, सुमेर की पहाड़ियों में जाके इसने शरण लेने की कोशिश की थी जुनैदी ने, पर ये वहाँ जाके मारा गया। ठीक, तो आपके दो वे तो ख़त्म हो गए, आपके जो दो विरोधी थे, बचे आपके दो, वे दोनों भाग गए। तो आपका जीत किसकी हुई? आपकी रजिया सुल्तान की जीत हुई। रजिया सुल्तान ने फिर क्या काम किया भाई? और जो जीत इस तरीके से हो गई, इसने फिर अपने नए पद स्थापित किए, जैसे आपको मैं बताया था कबीर खां। इसने कबीर खां को जीत के बाद क्या बनाया? इसने कबीर को लाहौर का सूबेदार बना दिया। लाहौर किसको दे दिया? इसको दे दिया। ठीक है, एक आपका आता है इसका सैफुद्दीन। ठीक है, सैफुद्दीन को बंगाल दे दिया, बंगाल का सूबेदार बना दिया। ठीक है, और भी आता है एक हसन गोरी आता है, उसको सेनापति बनाया। मुजाहिबुद्दीन आता है, उसको आपका वजीर बनाया। एक तुगरिल खां, आप ये याद रख लेना, हाँ इसको ज़रूर याद रखना क्योंकि इसका आगे जिक्र आएगा। सॉरी, तुगरिल है वो, मैं तुगरिल लिखने वाला था, तुगरिल। ठीक है, तुगरिल खां को बिहार का सूबेदार बनाया। इसने इसे बिहार का गद्दी सौंप दी, यहाँ पर बिहार पे आप वो करोगे अधिकार। ये तीन आपको नाम याद रखना है बस। ठीक है, इसके बाद आपको रखना मलिक एतकीन भी लिखवा सकता हूँ, पर वो अभी नहीं है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। ये इसने प्रशासनिक सुधार किए, अपने हिसाब से इसने नियुक्ति की भाई, अपने जो वफादार लोग थे उनको इसने पद पर नियुक्त किया। इसके बाद इसने आपने जो सबसे ज़्यादा इसकी करी है, रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा त्यागी। पर्दा त्याग दिया। पुरुषों की तरह कपड़े पहनने शुरू किए। पुरुषों की तरह वस्त्र धारण करके दरबार में बैठने वाली पहली महिला बनी। अब पुरुषों की तरह जो वस्त्र धारण करते थे वे वस्त्र कौन से थे? एक तो इसने पहना कूबा, या कहीं कहीं आपको उसका काबा लिखा हुआ मिल सकता है कूबा की जगह, और एक है कुल्ला। ठीक है, जो किताबों में सीधा सीधा आता है वो सीधा आता है कोट और टोपी, लंबा कोट और टोपी पहनकर गद्दी पर बैठ की पुरुषों की तरह पर्दा प्रथा त्याग कर। तो कूबा या काबा का मतलब होता है कोट, और कुल्ला को कहते हैं टोपी। यह आपकी इस चीज़ को इन्हें धारण किया। इसके बाद एक आदमी है जिसका नाम आपका नाम भी सुनोगे, इसी के बारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एक नाम आपका जो इसकी सल्तनत की मतलब पूरी नींव को हिलाने का काम करता है, इस पर एक आरोप लगाया जाता है। उस आरोप में नाम आता है एक याकूत, जिसका पूरा नाम है जमालुद्दीन। ठीक है, जमालुद्दीन याकूत। ये एक आपका आदमी था जिसको रजिया सुल्तान ने क्या बनाया था? अमीर ए आखुर, मतलब अस्तबल का राजा। अस्तबल मतलब जो घोड़े का सरदार था, घोड़ों का सरदार, इसको नियुक्त किया था। और बाद में आपको जब इसका बाद में कुछ समय बाद इसको इसने अपना प्रधानमंत्री भी बनाया। ठीक है, अब जो वहाँ के चहलगानी थे, मतलब चालीसा थे। ठीक है, अब कुछ कहते हैं भाई ये सही भी था ऐसे भी, चालीसा और कुछ मुस्लिम थे जो तो शरीयत को मानते थे कि महिला
एक वो नहीं हो सकती, महिला को शासक नहीं बनाया जा सकता इस्लाम धर्म के अनुसार। तो वे जो उसके विरोधी थे, सीधा सीधा बोला जाए, जो आपके रजिया सुल्तान के विरोधी थे, उन्होंने अफवाह फैला दी कि जमालुद्दीन याकूत और किसमें क्या थी, याकूत और रजिया सुल्तान में आपसी में प्रेम संबंध है, दोनों एक अफेयर में हैं, जो कि एक राजा को शोभा नहीं देता, एक शासिका को शोभा नहीं देता कि एक आप नीच जात के आदमी से आप प्रेम संबंध कर रहे हो। बहुत अफवाहें फैलाई, उससे प्रॉब्लम हुई बहुत ज़्यादा इसे। ठीक है, अब इसके बाद में भाई ये चीज़ हो गई। अब यही चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जनता को भड़काना उसने शुरू किया थोड़ा थोड़ा। इन चहलगानियों ने सब क्या, जो अमीर थे उन्होंने, गुलाम अमीरों ने रजिया सुल्तानों का वो करा, हटाने का षड्यंत्र रचा। अब यहाँ अब बात करता हूँ चहलगानी जो मेन थे वे आपके हट चुके हैं। आपका एक नाम आता है मलिक, एक नाम याद आपका आता है, मैंने बताया था मलिक एतकीन, इसका नाम मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ये एक सरदार था, चालीसा का ही एक सरदार था। ठीक है, चालीसा में एक आदमी था। ठीक है, तो वो चालीसा ने जब षड्यंत्र करा उसको गद्दी से हटाने का, रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने के लिए आप प्लानिंग करने लगे। उस प्लानिंग का जो लीडर था वो मलिक एतकीन, या आप सीधा सीधा इसका लिख सकते हैं मलिक एतकीन के संरक्षण में, हाँ मलिक एतकीन के संरक्षण निगरानी में रजिया को गद्दी से हटाने का षड्यंत्र रचा गया। सबसे पहले भाई इन्होंने क्या करा, इनकी प्लानिंग थी कि किसी भी तरीके से रजिया को पहले दिल्ली से बाहर निकालो, दिल्ली से बाहर ले जाना था। इसका रीज़न आपको सबको पता ही है, क्योंकि वो जनता के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय थी, जनता ने उसको खुद चुना था। तो उनका सीधा सीधा ये था कि हम दिल्ली के अंदर तो रजिया सुल्तान को हरा नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने दिल्ली हराने की सोची। उसके लिए उन्होंने क्या काम किया, जो कि पहले भी विद्रोह कर चुके थे उन आदमियों से ये मिले। ठीक है, उन 40 सरदारों से उनसे मिले और बात की। तो होता क्या है, 1240 में जो उसे दिल्ली से निकालने के लिए प्लानिंग की गई, 1240 में कबीर खां, मैंने क्या कहा था अभी नाम बताए थे जो कबीर खां, जिसको क्या बनाया था, लाहौर का सूबेदार बनाया था। ठीक है, लाहौर का सूबेदार बनाया था। अब उसने विद्रोह कर दिया 1240 में कि भाई मैं तेरी सत्ता मानने नहीं मानता। ठीक है, तो उसको विद्रोह को दबाने के लिए क्या काम करती है रजिया सुल्तान, बिना किसी बड़ी सुरक्षा के आपका लाहौर पहुंचती है। ठीक है, लाहौर पहुंचने के बाद उसको हराती है। पर ये याद रखना कि वो सुरक्षा ज़्यादा, मतलब अपने साथ ज़्यादा बड़ी सेना नहीं ले जा पाई। आपका कबीर खां वहाँ हार जाता है, दिल्ली वापस आती है। ठीक है, जब दिल्ली वापस आती है उसी समय आपका जो भटिंडा किले के जो भटिंडा का किला वो होता है अल्तूनिया। ठीक है, पंजाब का जो सूबेदार होता है अल्तूनिया भटिंडे का, वो कर देता है, आक्रमण कर देता है। और इस आक्रमण के समय ये बात की जाती है कि जब ये 1240 के करीब ये आक्रमण होता है, ठीक है 1240 में ये आक्रमण होता है, तब उस समय आपके इस्लाम धर्म में जो चलते हैं रोज़े, रमज़ान का महीना था, उस टाइम रोज़े चल रहे थे। और ये महिला, ठीक है, शासन कर रही थी सभी के सभी रोज़े रखते हुए। जो इसने युद्ध किया है वो युद्ध भी क्या है, शासिका का फ़र्ज़ भी निभाया है और साथ साथ अपने इस्लाम की परंपराओं को भी निभाया है। युद्ध के दौरान उसने सभी रोज़ों का ध्यान रखा हुआ है। इतने युद्ध कर रही है, आई गई, यात्रा में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसने पर अपना इस्लाम को नहीं छोड़ा। तो उस चीज़ का फ़ायदा, उससे कमज़ोरी आ गई, युद्ध कर रही है और खाने को नहीं मिल रहा है, खा नहीं पा रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, तो उससे कमज़ोरी आ गई। तो इस चीज़ का फ़ायदा उन्होंने उठाया। अब उसने भटिंडा को जीता,
मतलब भटिंडा का जो पंजाब पहुँचे, पंजाब पहुँचने के बाद इसने जो आपका किला था उस किले को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, अब घेरने के साथ आपको मैंने बता चुका था कि इसने याकूत को अपना प्रधानमंत्री बना दिया था बाद में। घेरने के बाद तो जो षड्यंत्रकारी थे उस षड्यंत्रकारी ने याकूत की हत्या कर दी। जब घेरा डाला हुआ था, घेरा डाले हुए आपके कुछ लोग जो इसके षड्यंत्र थे, भाई भटिंडा से इन्होंने घेरा था, पीछे से कुछ षड्यंत्रकारियों ने हमला करके दोनों तरफ से घेर के इसके रजिया सुल्तान को हरा दिया। रजिया सुल्तान के जो प्रेमी था याकूत, उसकी हत्या कर दी गई और रजिया को बंदी बना लिया। ठीक है, अब रजिया को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद इन्होंने जो आपके आदमी थे, मतलब जितने ये थे षड्यंत्रकारी, उन्होंने उसके तीसरे पुत्र इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र आपको बताया था बहरम शाह, बहरम शाह को गद्दी पर बिठाया। मतलब 1240 की बात चल रही है, गद्दी पर बिठा दिया बहरम शाह। ठीक है, अब बहरम शाह में अब बात करते हैं। भाई जब 40 आदमी थे, 40 का था समूह था, तो उसमें सरदार थे। सब आदमियों की अपनी अपनी कुछ ना कुछ इच्छाएं होंगी कि भाई मैं अगर रजिया सुल्तान को हरा देते हैं तो मैं यहाँ की सूबेदारी लूँगा, मैं इस जगह पे जाऊँगा, मैं उतने पैसे लूँगा, इस टाइप से सबकी इच्छा होती है। तो अब उन आदमियों के बीच में क्या होता है, वे आपस में संतुष्ट नहीं हो पाते। किसी आदमी को मानता हूँ, किसी आदमी को चाहिए था वजीर का पद, ठीक है भाई वजीर का पद चाहिए, सेनापति का पद चाहिए, पर उसको दे दिया एक, केवल एक वो दे दिया कि हाँ भाई नहीं, हम तो ये नहीं दे रहे, तू बंगाल संभाल, तू आपका उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका उज्जैन क्षेत्र दे दिया, उनका तू उज्जैन कर। जैसा आपका कल उज्जैन का आपने सुना भी होगा, विकास दुबे उज्जैन से ही पकड़ा गया है, तो इसलिए उज्जैन का नाम याद आ गया। अब मारा गया है, उसका एनकाउंटर हो चुका है, ठीक है, वो बात अलग है। पर अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, वो करंट अफेयर जब आएंगे करंट अफेयर में बात करेंगे, यहाँ नहीं करते अभी। फिर इसके बाद तो उसमें क्या होता है, एक सबसे बड़ा होता है उन 40 आदमियों में एक नाम आता है अल्तुनिया, जो भटिंडा का राजा था, आपको भी बताया, जो आखिर जिसके युद्ध विद्रोह के कारण ही आपकी रजिया सुल्तान पकड़ी गई थी। अल्तुनिया को उसके मन मुनाफिक पद नहीं मिलता जो उसकी इच्छा थी, तो वो असंतुष्ट हो जाता है और असंतुष्ट होने के हो जाता है, उनसे रुष्ट हो जाता है। पर वो सोचता है भाई मैं क्या कर सकता हूँ, चुप बैठ जाता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है आपकी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान अल्तुनिया के सामने एक अपनी शादी का ऑफ़र रखती है कि आप मेरे साथ शादी कर लो, ठीक है। तो अल्तुनिया भी मान जाता है। अल्तुनिया उससे कहा भाई अगर मैं इससे शादी कर लेता हूँ, दिल्ली की जनता में मेरा दबदबा बन जाएगा, दिल्ली की जनता मुझको स्वीकार करेगी और वैसे भी, ठीक है। तो रजिया सुल्तान ने भी आराम से अपनी स्वतंत्रता और शक्ति के लिए शादी कर लेते हैं। फिर दोनों ही मिलकर अल्तुनिया जब दोनों शादी कर लेते हैं, दोनों दिल्ली पर हमला करते हैं, परंतु हार जाते हैं 1240 में। और आखिर में आकर 13 अक्टूबर 1240 कैथल, ठीक है, कैथल के पास दोनों डाकुओं को मार दिया जाता है। अल्तुनिया भी और आपका रजिया सुल्तान, इन दोनों की हत्या हो जाती है कैथल में 13 अक्टूबर 1240 में। यह आपका रजिया सुल्तान हुई। रजिया सुल्तान के बारे में इतना ही काफ़ी है कि तो हाँ भाई कैसे क्या था, ठीक है। अब बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। एक सवाल ये पूछता है कि हमारा एक लेखक हुआ है इतिहासकार मिनाज, ठीक है, कि भाई मिनाज ने कहा है कि रजिया सुल्तान ने, इसका टाइम पीरियड बताया है कि इसने 3 साल 5 महीने 6 दिन शासन किया रजिया सुल्तान ने, ठीक है। उसने यहाँ तक कहा है कि दिल्ली सल्तनत की सबसे महान शासक रजिया सुल्तान थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे महान सुल्तान रजिया सुल्तान को बताया। और इसने ये भी कहा है कि रजिया सुल्तान निसंकोच, मतलब इसके जो वर्डिंग थी, निसंदेह, रजिया सुल्तान निसंदेह दिल्ली सल्तनत के सर्वोत्तम सुल्तान रही,
परंतु उसकी दुर्बलता केवल यही थी कि वह एक स्त्री थी। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी केवल एक महिला होना थी, महिला होना थी, इसका और कुछ नहीं था। मिनाज ने ये कहे हैं। ठीक है, मंगोल आगमन इसमें हुए हैं, पर मंगोल आगमन की इतना खास इसके बारे में नहीं है। आपका बस ये याद रखो कि हाँ, वो रज़िया सुल्तान का टाइम पीरियड इस तरीके से ख़त्म होता है। अब बात करेंगे इसके बाद हम, आज तो नहीं, कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे बहरम शाह, जो आपका बहरम शाह के बारे में बात कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह कौन था। उसके बाद आपका मैं नासरुद्दीन मोहम्मद महमूद के बारे में बात करूँगा। बलवन आएगा। मतलब ये अब आपका देखते हैं जैसे भी होगा। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अब कुछ पॉइंट है, अगर आपको कोई चीज़ में डाउट आता है, जैसे आप किसी भी चीज़ में आपको अगर डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो आप निसंकोच मेरे नंबर इस पर मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना कुछ भी आप जो सवाल आप पूछ सकते हो। ठीक है, और करंट की क्लास ऐसे ही जैसी चल रही है वैसे रेगुलर चलती रहेगी। ठीक है, चलो सभी को राम राम, ध्यान रखो अपना सबका।